हेलो दोस्तों, मैं पप्पू कुमार शर्मा टॉप कोडिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आज हम एक वीडियो वेबसाइट के ऊपर हम करने वाले हैं जिसमें एक कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप करने के पीछे क्या लॉजिक होता है, कौन कौन से लैंग्वेज यूज होता है उस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए और उसका स्ट्रक्चर क्या है। उस सारे बातों को, सारे कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं और ये वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ सकते हैं। उस वेबसाइट को डेवलप करने के पीछे क्या क्या लैंग्वेज चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या वे होना चाहिए एक वेबसाइट को डेवलप करने का, ये सारे बात को आज इस वीडियो के माध्यम से हम अब डिस्कस करने वाले। मैं बताना चाहूँगा, जैसे एक वेबसाइट को डेवलप करने के पीछे आपका होता है, एक वेबसाइट के अंदर क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। ये दो चीज़ एक वेबसाइट में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लाइंट क्या होता है, तो क्लाइंट के बारे में समझ लेते हैं कि क्लाइंट एक ऐसा मशीन है जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को अपना रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि क्लाइंट एक ऐसा मशीन है जिसके पास रिसोर्स नहीं होता है, वो दूसरे मशीन के साथ जुड़ के अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, अपना रिसोर्स को गैदर करता है। वैसे मशीन को हम लोग क्लाइंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर से समझ ले, तो अगर हम एक गूगल से जुड़ते हैं और गूगल पर हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और गूगल उस सर्च की हुई रिक्वेस्ट को लेके जाके और जो भी रिसोर्स अपने रिसोर्स से मैच करता है और मैच करने के बाद हमको वापस मेरे ब्राउज़र पर उस चीज़ को, उस डेटा को, रिसोर्स को रिटर्न करता है। तो मेरा मशीन, जिस मशीन से हम एक्सेस कर रहे हैं उस गूगल के पेज को, तो मेरा मशीन उस समय क्लाइंट हो गया। तो क्लाइंट मशीन के पास रिसोर्स नहीं होता है, उस दूसरे मशीन के साथ जुड़ के रिसोर्स गैदर करता है। यहाँ पर एक बात और देखेंगे, यही लिखा हुआ था, क्लाइंट डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, मतलब क्लाइंट के पास कोई भी रिसोर्स नहीं होता है। आपको ये फिगर के माध्यम से भी समझाएंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे, वो देखेंगे आगे। अभी चलते हैं पहले सर्वर की ओर, समझ लेते हैं कि सर्वर है क्या। तो सर्वर जो है एक ऐसा मशीन है सर्वर जिसमें ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिसोर्स होता है, वैसा मशीन सर्वर कहलाता है। अगर हम एक भाषा में समझ सके तो आज मेरा मशीन भी सर्वर हो सकता है, बस उसमें अगर रिसोर्स को स्टोर कर देंगे, डेटा को स्टोर कर देंगे और ये मशीन शेयरेबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा मशीन भी सर्वर कहला जाएगा। क्लाइंट ना होकर ये सर्वर हो जाए। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग, दूसरा मशीन जो है मेरे मशीन से जुड़ के और मेरे मशीन से रिसोर्स को शेयर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर मेरा मशीन उस समय सर्वर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया हो, जिस मशीन के पास रिसोर्स होता है, जो किसी दूसरे मशीन का रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, वो मशीन सर्वर कहलाता है। अभी आगे चलते हैं, वही लिखा हुआ, द सर्वर फुलफिल द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड गिव द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। माने सर्वर जो है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और उस बदले में रिस्पॉन्स को क्लाइंट को देता है, ठीक है। एक और मशीन, एनी मशीन्स कैन बी बिकम सर्वर, वही बात बताएं, कोई भी मशीन जो है वो सर्वर हो सकता है, बट दिज मशीन हैव रिसोर्सेज कैपेबिलिटी टू शेयर डेटा ऑन द कनेक्टेड मशीन। माने इसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उसके पास रिसोर्स हो और साथ ही साथ ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो डेटा को क्या कर सके, जो भी उसके साथ कनेक्टेड मशीन हो उस पर डेटा को क्या कर सके, सेंड कर सके, शेयर कर सके। तो ऐसे मशीन को हम लोग सर्वर कहते हैं, ठीक है। अभी हम आगे चल के और डिटेल में बताएंगे, जैसे एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को। तो यहाँ पर जो है मेरा ये सारा जो दिख रहा है आपको बॉक्स में, ये सारा क्या है, तो क्लाइंट है, ये सारा क्लाइंट है और ये सर्वर है। और सर्वर पर बैकएंड में डेटाबेस होता है, क्या है, इस फिगर को बहुत ही डिटेल में समझेंगे अभी। देखिए, जब भी हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या मोबाइल फ़ोन में, तो डेस्कटॉप कनेक्ट करने पर नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, मतलब हम लोग नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। और नेटवर्क के जुड़ने के बाद हम लोग ब्राउज़र को ओपन करते हैं और ब्राउज़र पर टाइप करते हैं, हम कोई भी रिसोर्स, कोई भी रिक्वेस्ट टाइप करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो वो नेटवर्क के माध्यम से वो पहुंचता है सर्वर के पास। सर्वर में बैकएंड में सर्वर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बहुत सारा सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन के माध्यम से हम लोग उस बैकएंड के सर्वर पर पहुंच सकते हैं। सर्च इंजन में गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है,
ठीक है, ये सारा सर्च इंजन है जिसमें से किसी भी सर्च इंजन से हम लोग जुड़ के उस वेबसाइट के सर्वर के डेटा को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं और में अपना काम को फुलफिल करवाते हैं। जैसे सपोज करिए एक वेबसाइट को हम लोग अगर डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद उसको हम लोग सर्च इंजन से लिस्ट कर देते हैं, जिससे वो सर्च इंजन मेरे उस वेबसाइट को लिंक करके उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, अभी तो गूगल नंबर 1 सर्च इंजन है, जिससे हम लोग ढेर सारा जो भी हम देखते हैं गूगल पर कोई भी टाइप करते हैं तो वो सारा वेबसाइट का लिस्ट दे देता है। कहने का ये सेंस है कि सारे वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन उस सर्च इंजन के पास अवेलेबल होता है उसके डेटाबेस में, तो वहाँ से वो हमको रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर सर्वर रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है नेटवर्क के माध्यम से सर्वर को। सर्वर क्या करता है, वो अपने बैकएंड में उसका जो डेटाबेस होता है, जो बैकअप होता है, जो परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर होता है, वहाँ से वो चेक करता है उस रिसोर्स को। अगर वो रिसोर्स इस सर्वर के पास अवेलेबल होता है तो उसी नेटवर्क के माध्यम से रिस्पॉन्स देके उस क्लाइंट को ट्रांसफर कर देता है। तो ये सर्वर और क्लाइंट इसी तरह काम करता है। अगर वो रिक्वेस्ट उसके पास वो रिसोर्स नहीं है तो वो एरर जनरेट करता है और क्लाइंट को उस मैसेज को फिर भी क्लाइंट को मैसेज प्रोवाइड करता है। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आज हम समझे डायग्राम के थ्रू क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता कैसे है, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, कैसे हम जो है रिक्वेस्ट फुल भेजते हैं वो सर्वर पर के पास चला जाता है और सर्वर उसको रिक्वेस्ट को रिस्पांस के तौर पर हमारे ब्राउज़र पर देता है। ये कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि आज ये सीरीज स्टार्ट हुआ है वेबसाइट डिज़ाइन का, जिसमें हम वेबसाइट डिज़ाइन के साथ साथ हम लोग इंटरनल भी वर्क देखेंगे। इंटरनल वर्क का मतलब है एक सर्वर कैसे काम करता है, उस सर्वर पर कौन कौन से लैंग्वेज होता है, उस सारे लैंग्वेज को पढ़ने को मौका मिलेगा और 1 बाय 1 करके हम इस सारे को देखेंगे। जिसमें आज हम अभी शुरू करते हैं, आगे बताते हैं आपको ये कि अगर ये क्लाइंट है तो क्लाइंट पर कौन कौन से लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करता है जिसके थ्रू हम लोग इसके चीज़ को डिजाइन करते हैं। सर्वर पर कौन कौन सा लैंग्वेज यूज होता है जिसके कारण ये सर्वर मेरा क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सुन पाता है, रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाता है, और डेटाबेस के लिए क्या काम होता है और सबको आपस में कैसे इंटरलिंक करते हैं, ये सब के बारे में डाउट आपका आज कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या है। अब टूल्स फॉर डेवलपिंग क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट हुआ है क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को। क्लाइंट साइड के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या लैंग्वेज चाहिए, तो इसमें सबसे पहला है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। माने HTML तो हमको नेसेसरी है, जिसके थ्रू हम लोग क्लाइंट के रूप में ये सब काम करते हैं। जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, jQuery है, ये सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा क्लाइंट के साइट में। क्लाइंट के जो भी, क्लाइंट का मतलब जो यूजर होता है उसको जो भी चीज़ मिलता है सर्वर के द्वारा, वो सब इस लैंग्वेज के द्वारा ही उस चीज़ को फुलफिल किया जाता है। तो इसके लिए आपका सबसे पहले HTML है जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट, जावास्क्रिप्ट भी है, बूटस्ट्रैप है, jQuery, ये सारा है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ओवरऑल समझते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बारी बारी से 1 बाय 1 करके हम यहाँ से इस वेबसाइट के सीरीज में हम HTML डीपली पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, ये सारा चीज़ हम 1 बाय 1 करके बताएंगे। और ये सब क्लाइंट का चीज़, क्लाइंट का टूल्स, ये सारा चीज़ अगर इंड हो जाएगा तब हम लोग सर्वर की ओर चलेंगे और सर्वर में जो भी लैंग्वेज हम लोग शुरू करेंगे वहाँ से उसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे और तब जाके एक वेबसाइट को कैसे होस्ट करते हैं वो सब कुछ भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे। तो अभी सबसे पहले HTML के बारे में अगर एक एक लाइन सब के बारे में ओवरऑल समझ ले, सिंपल भाषा में अगर समझ ले कि HTML है क्या, तो HTML एक ऐसा लैंग्वेज है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और एक ऐसा लैंग्वेज है HTML जिसके थ्रू हम लोग कोई भी कंटेंट को ब्राउज़र पर अरेंज करने का फैसिलिटी देता है। और साथ ही साथ ये वेबसाइट के केस में जो भी GUI है, GUI कंपोनेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कंपोनेंट होता है, जो सब के सब HTML के पास है और HTML ही GUI कंपोनेंट देता है, जिसका यूज अभी भी HTML का हो रहा है। और कोई भी फाइल अगर HTML का होता है तो उसका एक्सटेंशन .h होता है और ये टैग बेस्ड लैंग्वेज, और HTML जो पेज देता है वो आपका स्टैटिक पेज देता है। और स्टैटिक पेज कहने का ये सेंस हुआ कि अगर HTML के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर अगर हम 2+2 अगर लिखते हैं तो हमको रिजल्ट में 2+2 ही मिलने वाला है, न कि 4 मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसको स्टैटिक कहते हैं। और स्टैटिक होने के बावजूद भी HTML आज की डेट में यूज होता है वेबसाइट के रूप में, क्योंकि जो भी GUI कंपोनेंट
वेबसाइट के केस में प्रोवाइड करने का काम करता है HTML। तो उम्मीद करते हैं एक सिंपल भाषा में ओवरऑल आपको HTML के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आप लेके आएंगे। HTML से हम लोग शुरुआत करेंगे और HTML के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना होता है, सबको एकदम वन बाय वन करके अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ हम लोग देखेंगे। तो आगे चलते हैं। अब आपका आता है CSS। जब HTML हम लोग चीज़ को कंप्लीट करते हैं, मतलब वहाँ पर GUI कंपोनेंट सारा ऐड कर दिए, ब्राउजर पर किस पोजीशन पर किस कंटेंट को देना है वो सब हम अरेंज करने के बाद जो है हम लोग CSS लेते हैं। CSS जो है ये इसका फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये एक तरह का इसको टूल्स कह सकते हैं और ये टूल्स है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल शीट डिफाइन करते हैं। मतलब जो भी हम HTML के अंदर कंपोनेंट को डिजाइन बनाए होते हैं, उसको अरेंज किए होते हैं, उसको एक डिजाइनिंग, एक शेप प्रोवाइड करते हैं, एक समझ सकते हैं कि डिजाइनिंग एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये सब का सब हम लोग CSS के अंदर करते हैं। आज हम एक वेबसाइट के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे कहाँ पर HTML यूज है, कहाँ पर CSS यूज है, कहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज है, कहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज है। ये सब के बारे में आज हम डिटेल में एक वेबसाइट के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, जिससे हम लोग को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब ये CSS समझ में आ गया होगा, तो अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की ओर। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये एक ऐसा माने समझ सकते हैं टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लाइंट के केस में अगर कोई हमको डायनेमिक काम करना हो, क्लाइंट के ब्राउजर पर कोई भी डायनेमिक काम करना हो, स्टैटिक तो करके दे रहा था HTML, लेकिन अगर डायनेमिक काम को परफॉर्म करना हो क्लाइंट के केस में, तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का सहारा लेते हैं। कैसे डायनेमिक, क्या डायनेमिक, इसके बारे में हम आगे एक वेबसाइट से बताएंगे। आगे चलिए। अब आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, बट ये फ्रेमवर्क है क्या, तो ये जावास्क्रिप्ट और CSS का कम्बिनेशन है। जावास्क्रिप्ट और CSS के कम्बिनेशन से एक फ्रेमवर्क बना के लेके आया बूटस्ट्रैप। और आज की डेट में बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिजाइन करता है, बनाता है। अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहने का ये सेंस हुआ कि आज देख रहे हैं कि दिन पर दिन डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन का स्क्रीन है जहाँ पर एक वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है। वो स्क्रीन आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टीवी हो सकता है, मॉनिटर का स्क्रीन 15 इंच हो सकता है, 11 इंच हो सकता है, या डेस्कटॉप हो सकता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पर अगर हम एक वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बूटस्ट्रैप का हेल्प से अगर वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, तो हर एक स्क्रीन पर वो कंटेंट, वो एक वेबसाइट का डेटा प्रॉपर ढंग से सही से रिप्रेजेंट होगा, दिखेगा। यही बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट है। अगर बूटस्ट्रैप हम यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर होगा क्या कि डेस्कटॉप मोड में तो कंटेंट सही से ओपन होगा, लेकिन जब जैसे ही हम चलेंगे, अगर मोबाइल फ़ोन के छोटा करेंगे स्क्रीन में, तो वो एक पर एक कंटेंट ओवरलैप कर जाएगा, जिससे वो कंटेंट हमको क्लियर दिखेगा नहीं। तो इसी चीज़ को, प्रॉब्लम को दूर करके एक फ्रेमवर्क लेके आया बूटस्ट्रैप का। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो गया होगा कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। अब जो है jQuery के बारे में चलते हैं। तो अगर कुछ डिफरेंट वैलिडेशन का बात करना है, अगर लार्ज पर लार्ज वैलिडेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैलिडेशन हमको फॉर्म करना है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्लाइंट के केस में वैलिडेट करना है, तो वहाँ पर हम लोग jQuery का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे एक अच्छे से। तो ये सारा का सारा आपका क्लाइंट के टूल्स है, जिसको आप समझ सकते हैं बहुत ही डिटेल में, इसको हम क्लियर किए हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, सर्वर का क्या क्या है, सर्वर के रूप में टूल्स। तो सबसे पहले सर्वर की चीज़ को डिजाइन करने के लिए उसका एक अलग लैंग्वेज है, जिसमें आपका एक JSP आता है, दूसरा PHP आता है, अगला है पाइथन आता है, जिसका पाइथन का फ्रेमवर्क है फ्लैश और जेंगो। उसके बाद आपका ASP.NET। ये सारा, इसके अलावा और भी कुछ टेक्नोलॉजी होंगे, लेकिन इसमें से ये चार टॉप जो है अभी बहुत ही पॉपुलर है, जो चल रहा है, जिसमें आपका इस सारे लैंग्वेज कह सकते हैं, फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी टूल्स भी बोल सकते हैं, ये सारे को, जिसका यूज हम लोग सर्वर के रूप में करते हैं। जो भी मेरा सर्वर होता है, वो सर्वर कैसे काम करता है, अगर हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कैसे जाके डाटाबेस से सर्च करके और वो मेरे रिक्वेस्ट को फुलफिल करके कैसे रिस्पॉन्स देता है, ये सब चीज़ सर्वर के जो लैंग्वेज है उस वही वो काम परफॉर्म करता है, जिसमें आपका JSP जिसका फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट, जावा सर्वर पेज।
जावा सर्वर पेज, जीएसपी का फुल फॉर्म है जो एक सर्वर के पेज को डिजाइन करने का, सर्वर पर क्या क्या टूल्स होता है, ये सारे को खुद का ये दिया है जीएसपी। और जीएसपी का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट जीएसपी। अगर दोस्तों गौर किए होइएगा, अगर कोई वेबसाइट को हम लोग एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर आपको फ्रंट पेज मिलता है, फिर जाके हम जैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट किसी पर लिंक पर क्लिक करते जाते हैं तो वहाँ पर आपको एड्रेस बार में दिखता होगा डॉट पी या डॉट जीएसपी या डॉट नेट, ये सब ए एस पी डॉट नेट ए एक्स सी सी मिलता होगा, ए एस पी एस एक्स। तो ये सब जो है इस फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये एक्सटेंशन है जो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना, जैसे अगर कोई वेबसाइट को पीएचपी में बनाते हैं तो उसका एक अलग इन्वायरमेंट होगा, अगर जीएसपी में वेबसाइट सर्वर के रूप में जीएसपी यूज करते हैं तो उसका अलग इन्वायरमेंट होगा, अगर पाइथन यूज करते हैं पाइथन का फ्लैक्स उसका अलग इन्वायरमेंट होगा, अलग सिंटेक्स होगा, जेंगो यूज करते हैं उसका अलग होगा। उस तरह अगर डॉट नेट यूज करते हैं एस पी डॉट नेट तो उसका एक अलग सिंटेक्स होगा। कहने का एसेंस है, लेकिन सारा काम सेम परफॉर्म करेगा। अगर पीएचपी डाटाबेस से जुड़ के डाटा को एक्सेस करके यूजर को देता है, तो उसी तरह अगर डॉट नेट भी होगा तो उसका भी वही काम होगा, वो भी डाटाबेस से जुड़ के डाटा को एक्सेस करके ये काम कर। बस यही है कि सारा सर्वर का लैंग्वेज है, बट क्या है इसमें कि हर एक का अपना अपना टेक्नोलॉजी, अपना सिंटेक्स सब चेंज है। तो यही सब है लैंग्वेज। तो इसमें से हम बारी बारी से कोशिश करेंगे, पहले हम पीएचपी से शुरू करें, और पीएचपी को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा आपका बेसिक पीएचपी और एक होगा एडवांस पीएचपी, और जिसमें हम सारे पीएचपी का एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे बहुत ही डिटेल में। तो आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको सारा बात बता दी है। और भी अब देखते हैं दोस्तों, सर्वर का चीज़ समझ के अब हम डाटाबेस की ओर आते हैं। तो अब डाटाबेस जो होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर परमानेंट बेसिस पर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और वो डेटा स्टोर होता है जिसमें ढेर सारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका ओरेकल, माइस्क्यूएल, एसक्यूएलाइट, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, ये सारा, इसके अलावा और भी हर एक कंपनी का अपना अपना डेटाबेस अपने नाम से बना लेता है, लेकिन इसमें ये सब डेटाबेस है, सब सब सेम काम करता है, बस सबका अपना अपना एक फ्रेमवर्क है, सब अपना अपना जो है सिंटेक्स अलग अलग है। अगर ओरेकल तो उसका अपना एक अलग इन्वायरमेंट है, उसका अपना एक सिंटेक्स अलग है, और माइस्क्यूएल है तो उसका भी है। लेकिन ये सारा डेटा बेस जो है काम सेम परफॉर्म करता है, सबका काम है डेटाबेस में डेटा को स्टोर सही ढंग से करना और उसके डेटा को एक्सेस कर लेना। और कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो डेटा कोई भी डेटाबेस पर ऑपरेशन करता है तो उसके लिए वो लैंग्वेज यूज करता है। हर एक डेटाबेस उसमें आपका ये एसक्यूएल लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और यही एसक्यूएल लैंग्वेज से ये सारा डेटाबेस उस पर काम करता है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है आज हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि एक वेबसाइट की को डिजाइन करने के लिए, एक वेबसाइट को कंप्लीट करने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा एक बार बता दें कि आपको एक अगर नॉर्मल वेबसाइट देखा जाए तो उसमें HTML तो देना ही पड़ेगा, CSS लगाना ही पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट आज के डेट में बूटस्ट्रैप तो बहुत ही पॉपुलर है, बूटस्ट्रैप को देना ही पड़ेगा, नेसेसरी है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी यूज करके अगर कोई वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो स्क्रीन फ्रेंडली हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, वो जिस स्क्रीन में जाएगा उस स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसका कंटेंट बहुत ही डिटेल में दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, कहीं पर कोई डेटा लॉस नहीं होगा, कोई कहीं ओवरलैप नहीं होगा, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो इसके लिए बूटस्ट्रैप तो फ्रेमवर्क बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ अब ये सब जो सर्वर का लैंग्वेज आप देख रहे हैं, चार गो दिखा रहे हैं, चार इसमें से आप किसी भी एक लैंग्वेज पर यूज करके आप सर्वर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर पीएचपी है, क्योंकि पीएचपी में बना हुआ वेबसाइट सस्ता होता है, ठीक है। जीएसपी के मुकाबले, डॉट नेट के मुकाबले, पाइथन के मुकाबले उसको होस्ट करना, उसको सही ढंग से प्रॉपर चलाना, ये सब पीएचपी में सस्ता होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिमांड है पीएचपी का है। तो पीएचपी को हम शुरू करेंगे, फिर चलेंगे जीएसपी का, और पीएचपी के पैरेलल में आपको जीएसपी को भी हम अलग से इसका वीडियो चलेगा, इस मिलेगा आपको इस चैनल पर, और जीएसपी में भी देखेंगे कि क्या क्या है। लेकिन जीएसपी तो बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसके साथ जावा लगा हुआ है, और जावा जिस जगह जिस इन्वायरमेंट में होता है तो उसको बहुत ही पॉपुलर हो ही जाता है। तो ये जीएसपी का कॉन्सेप्ट है, और पीएचपी, फिर पाइथन है, उसका फ्रेमवर्क फ्लैश और जेंगो, ये सब उसके वेबसाइट के रूप में यूज होता है, जिसको भी हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से। और आपका जो है ASP.NET, ये भी जो है इसको भी हम देखेंगे अच्छे से, और ASP.NET भी वेबसाइट के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको डाटाबेस के साथ साथ आपको क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हम लोग एक वेबसाइट को
डिजाइन करने से लेके उसको इंटरनल प्रोसेस करवाना और डेटा को परमानेंट स्टोर करना कैसे होता है, ये सब कहाँ से होता है, कैसे किस तरह से होता है, इस सब को हम आज एक इंट्रोडक्शन माध्यम के आज हम क्लियर किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो और कल से नेक्स्ट वीडियो से आपको जो है HTML से मिलना शुरू हो जाएगा वीडियो, जहाँ से हम HTML पढ़ेंगे डीपली डिटेल में, और पढ़ेंगे वो थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ। पहले थ्योरी करा दिया जाएगा और साथ ही साथ उसका सिस्टम पर प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, क्लाइंट सर्वर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उसके अंदर जो लैंग्वेज था उसको समझने के लिए हम अभी आ गए हैं ब्राउज़र पर और एक वेबसाइट को ओपन करके आपको दिखाते हैं, जिसमें देखिए एक यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है इग्नू का। हम इस इग्नू के वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे क्लाइंट है, कहाँ सर्वर है। तो आपको ये इग्नू का फर्स्ट लिंक है, यहाँ दिख जाएगा आपको। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से इग्नू के वेबसाइट पर हम आ जाएंगे। ये प्रॉपर इसका वेबसाइट है और यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट पर जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है, जो जो कंटेंट आपको दिख रहा है, सब जो है HTML का देन है। और HTML के थ्रू ही हम इस डेटा को, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर ये कॉमा बॉक्स है, यहाँ पर एक डेट फील्ड है, ये सब का सब HTML का है, जिसके थ्रू हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये HTML का हो गया। फिर देखिए इसमें कलर दिख रहे हैं, जहाँ पे भी कलर डिजाइनिंग आप देख रहे हैं, फॉन्ट बड़ा छोटा, यहाँ कलर देखिए, कलर डिफरेंट डिफरेंट, ये ब्लिंक हो रहा है, ये सब का सब जो है आपका ये CSS है। तो HTML समझ में आ गया, ये सारा कंपोनेंट सारा HTML का बनाया हुआ है और ये CSS है। अब CSS है, जावास्क्रिप्ट कहाँ पर लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि फोटो जो है ब्लिंक हो रहा है, ये सारा फोटो जो है ये ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने का मतलब चेंजेज हो रहा है। तो ये चेंजेज का मतलब हो गया कि ये क्लाइंट के पेज पर अगर कोई इवेंट होता है, जैसे ये देखिए अभी चेंज हुआ, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मूव होगा फोटो। तो क्लाइंट के केस पर अगर कोई इवेंट होता है, कोई डायनेमिक काम होता है, तो उसके लिए जो चीज़ है क्लाइंट के रूप में यूज होता है जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही ये फोटो क्या होता है, ब्लिंक कर रहा है, ये सब तो यही जावा स्क्रिप्ट है। और CSS देखते हैं कि बूट स्टेप कहाँ लगा हुआ, तो ये देखिए पेज है, ये तो ब्राउजर स्क्रीन में खुला, लेकिन जब इसको क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, और जब इंस्पेक्ट पर क्लिक किए तो यहाँ मोबाइल स्क्रीन में आ गया। ये मोबाइल पर गैलेक्सी S5, यहाँ से हम रिस्पॉन्सिव जो भी ले सकते हैं। अब ये देखिए मोबाइल फ़ोन में भी कंटेंट जो है प्रॉपर ढंग से ओपन हो रहा है। तो ये ओपन होने में हेल्प जो कर रहा है वो आपका बूट स्टेप है। तो जब हम बूट स्टेप का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली ये छोटा होता है तो कैसे कंटेंट, जैसे बड़ा होने के बाद ये सारा कंटेंट इतना लंबा हो गया, लेकिन जैसा ही हम इसको छोटा किए तो छोटा होने के बाद वो डेटा भी प्रॉपर हमको अच्छे से इसके अंदर मर्ज हो गया और डेटा भी प्रॉपर हमको दिख रहा है। जो कंटेंट वहाँ था वही कंटेंट यहाँ है। तो ये सब बूट स्टेप का कमाल है। तो बूट स्टेप को जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे। तो ये हो गया आपका क्लाइंट का, जिसमें आप समझ गए HTML कहाँ है, CSS कहाँ है, जावास्क्रिप्ट कहाँ है। उसके बाद साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि बूट स्टेप कहाँ लगाया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे ढंग से चला गया। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम इन्वायरमेंट नंबर 1 डालते हैं, कुछ भी हम रॉन्ग डाल के देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। यहाँ से कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लिए, डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी यहाँ से पास कर लिए, मान लीजिए कि इसी में कोई डेट ऑफ बर्थ दे दिए और इस लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अभी एरर देगा, यहाँ से एरर दिया। आप थोड़ा सा आपको एड्रेस बार पर देखिएगा, तो एड्रेस बार पर हुआ क्या, ASP दिख रहा है, ये AS.ASP। ये आपको ये वेबसाइट, ये जो पेज है जहाँ पर अभी हम है वो A.ASP मैंने ASP.NET में ये वेबसाइट बनाया गया है। ठीक है, और ASP.NET एक्सटेंशन से समझ सकते हैं। अब ये पेज आया, इस पेज पर हम डेटा फिलअप करेंगे। ध्यान समझना है आपको, इस पर डेटा फिलअप करेंगे और डेटा फिलअप करने के बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेटा फिलअप करने के बाद हम यहाँ पर जब सबमिट करेंगे तो इस इनरोलमेंट नंबर और वो प्रोग्राम कोड पर से जो डेटा एक्सेस करके देगा, वो एक्सेस करने में मदद करता है आपका तो सर्वर का लैंग्वेज। और यहाँ पर सर्वर के लैंग्वेज के रूप में कौन सा यूज है, ASP.NET। तो ये ASP.NET के थ्रू वो इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड को लेके जाएगा और डाटाबेस में चेक करेगा। इग्नू का जो भी डाटाबेस होगा इसका अपना, उस डेटाबेस पर चेक करेगा। अगर वो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो उस रिकॉर्ड को मेरे इस क्लाइंट के ब्राउजर पर लोड कर देगा और हमको प्रॉपर ढंग से दिखेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है क्लाइंट सर्वर का। तो आप अगर इंटरेस्टेड है इस चीज़ को सीखने के लिए, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हम 1 बाय 1 करके आपको एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे क्रिएट होता है ये सारा वहाँ तक हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर